एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स विद फरीन। अभी हम लोग नेक्स्ट यूनिट कर रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का, विच इज़ एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले एग्रीगेट डिमांड का मीनिंग देख लेते हैं क्या होता है। एग्रीगेट डिमांड रेफर्स टू द टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच ऑल द सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी आर प्लानिंग टू बाय एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ वन अकाउंटिंग ईयर। एग्रीगेट डिमांड क्या रेफ़र करता है? एग्रीगेट डिमांड रेफ़र करता है टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की टोटल वैल्यू को विच ऑल द सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी, जो कि इकोनॉमी के सारे सेक्टर्स प्लान कर रहे हैं पर्टिकुलर अकाउंटिंग वन अकाउंटिंग ईयर के अंदर बाय करने का, खरीदने का। ठीक है, अभी आप बोलोगे देखो यहाँ पे वर्ड है मीनिंग में फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज लास्ट आप पढ़ चुके हो। फाइनल गुड दो तरह के हमारे गुड्स होते हैं, इंटरमीडिएट और फाइनल गुड्स। तो आपने देख लिया था फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज क्या होता है, जो कि नेशनल इनकम में भी इंक्लूड होता है। ठीक है, अब ये ऑल द सेक्टर्स भी आया है ना डेफिनेशन में। ऑल सेक्टर्स कौन कौन से हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, हमारे कौन कौन से सेक्टर होते हैं। टोटल 4 सेक्टर होते थे जो हमने देखा था। कौन कौन से? एक तो हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट और फॉरेन सेक्टर। ठीक है, तो यही है डेफिनेशन में मीनिंग में आपका कि एग्रीगेट डिमांड वो डिमांड होती है जो कि इकोनॉमी के सारे सेक्टर्स प्लान कर रहे होते हैं। ठीक है, बाय करने का या परचेज़ करने का। ठीक है, ड्यूरिंग अ वन अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर से आप लोग सभी अवेयर हो। अकाउंटिंग ईयर मीन्स क्या? अकाउंटिंग ईयर मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च वाला पीरियड। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर में इकोनॉमी के सारे सेक्टर्स मिलकर जो भी इकोनॉमी से प्लान कर रहे हैं बाय करने का, वो सारा आपका एग्रीगेट डिमांड के अंदर आता है। ठीक है, अभी एग्रीगेट डिमांड, जब आप किसी चीज़ की डिमांड कर रहे हो दैट मीन्स यू आर रेडी टू एक्सपेंड, है ना। जो भी आप चीज़ डिमांड कर रहे हो मार्केट से परचेज़ करने का, इसका मतलब है आप एक्सपेंड करने के लिए रेडी हो, दैट्स वाई आप डिमांड कर रहे हो ना। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि एग्रीगेट डिमांड इज़ इक्वल टू एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। ठीक है, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एक्चुअल डिमांड नहीं होती है ये, या फिर एक्चुअल एक्सपेंडिचर नहीं होता, ये सारा एस्टिमेटेड होता है, प्लान्ड होता है। ठीक है, यहाँ पे प्लानिंग वर्ड आपको दिख रहा है डेफिनेशन में कि प्लान कर रहे होते हैं सारे सेक्टर कि वो मार्केट से कितना डिमांड करने वाले हैं। ठीक है, इकोनॉमी से। तो ये चीज़ आपकी होती है एग्रीगेट डिमांड। उसके बाद आता है आपका कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स, बेसिकली यहाँ पे आपको 4 कंपोनेंट्स दिख रहे होंगे एग्रीगेट डिमांड के। फर्स्ट इज़ प्राइवेट। ठीक है, प्राइवेट जिसको हाउस होल्ड भी बोला गया है, जिसको हम कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं। ठीक है, तो प्राइवेट या फिर कंजप्शन एक्सपेंडिचर या हाउस होल्ड, ये कौन सा इस कंपोनेंट में क्या होता है? इस कंपोनेंट में मतलब हाउस होल्ड सेक्टर जो डिमांड करने का प्लान कर रहा है। ठीक है, मतलब हम लोग जो भी इकोनॉमी के सेक्टर्स, हम लोग फर्स्ट सेक्टर में आ गए, हाउस होल्ड सेक्टर, हम लोग जो भी प्लान कर रहे हैं इकोनॉमी से डिमांड करने का। तो फर्स्ट कंपोनेंट ये हो गया। सेकंड कंपोनेंट आ गया आपका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्ट कौन करेंगे? इसमें फर्म्स वगैरह आ गई। ठीक है, तो फर्म सेकंड सेक्टर इसमें आ गया आपका। ठीक है, फर्म्स वगैरह आ गई, इन्वेस्ट वो लोग करते हैं। ठीक है, थर्ड है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में कौन आ गए? गवर्नमेंट्स। ठीक है, गवर्नमेंट के जो खर्चे होंगे, गवर्नमेंट भी प्लान कर रही है ना, एग्रीगेट डिमांड उनके लिए भी होगा, गवर्नमेंट के लिए भी। तो ये थर्ड सेक्टर आपका यहाँ पे इंक्लूड हो गया, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। उसके बाद आता है नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट मतलब फॉरेन सेक्टर, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। एक्सपोर्ट को एक्स से डिनोट किया है, इम्पोर्ट को एम से डिनोट किया है। ठीक है, तो ये होते हैं आपके कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। अगर एग्रीगेट डिमांड को हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला जाए तो बेसिकली फार्मूला क्या बनेगा यहाँ पर? C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। दैट मीन्स कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट प्लस एक्स माइनस एम। एक्स माइनस एम का मतलब आपका क्या हुआ यहाँ पे? एक्स माइनस एम का मतलब हुआ यहाँ पे आपका नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, ये तो हो गया आपका कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, अभी आगे देखते हैं एग्रीगेट डिमांड इन 2 सेक्टर मॉडल। ठीक है, अभी क्या है, अभी जो आपने लास्ट कंपोनेंट देखा तो उसमें आपने 4 कंपोनेंट्स देखे थे एग्रीगेट डिमांड के, विच इज़ कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमने फर्स्ट चैप्टर में भी सिर्फ 2 सेक्टर इकोनॉमी ही पढ़ा था, विच इज़ फर्म्स एंड हाउस होल्ड सेक्टर। यहाँ पर भी हम सिर्फ 2 सेक्टर के ही से ही रिलेटेड पढ़ेंगे, एग्रीगेट डिमांड को भी 2 सेक्टर मॉडल में ही पढ़ेंगे जो आपके सिलेबस में है, विच इज़ कंजप्शन
जो कि आपको किससे रिलेट करता है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर हाउस होल्ड सेक्टर से, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं, और इन्वेस्टमेंट जो आपका फर्म को डिनोट करेगा, जिसको हम आई से डिनोट करेंगे, ठीक है। इनकम को हम वाई से डिनोट करते हैं, और एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला जब सिर्फ 2 सेक्टर रह गया है यहाँ पर, तो क्या होगा, सी प्लस आई, ठीक है। अभी सबसे पहले आप शेड्यूल देखो, शेड्यूल में दिख रहा है आपको, आपके टैबुलर प्रेजेंटेशन बनी हुई है जिसमें इनकम, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट और एग्रीगेट डिमांड शो हो रखा है, ठीक है। इनकम आपकी क्या हो रही है, एक टाइम था जब इनकम ज़ीरो थी, फिर धीरे धीरे इनकम आपकी इंक्रीज़ होती गई, 0 से 100, 200, 300, 400, 500, 600 ऐसे इंक्रीज़ होती गई। उसके बाद कंजप्शन है, कंजप्शन पहले 40 था, कंजप्शन आपका ज़ीरो कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है। क्योंकि अगर आपकी इनकम भले ही ज़ीरो हो, लेकिन फिर भी आप कुछ ना कुछ तो कंज्यूम करोगे ना, आपकी जो बेसिक नेसेसिटीज़ होंगी उनको तो एटलीस्ट कंज्यूम करोगी ही, ठीक है। तो कंजप्शन कभी भी किसी का भी ज़ीरो नहीं होता, चाहे वो फर्म हो या इंडिविजुअल हो, ठीक है। तो ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम पर जो आप कंजप्शन करते हो, मतलब आपका इनकम कुछ भी नहीं है फिर भी आप कंज्यूम कर रहे हो, वो कंजप्शन आपका कहलाता है ऑटोनॉमस कंजप्शन, ठीक है, विच इज़ डिनोटेड बाय सी बार, ठीक है। हम ऑटोनॉमस कंजप्शन को सी बार से डिनोट करते हैं, और ये ऑटोनॉमस कंजप्शन होता कब है, ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम पे जो आप कंज्यूम कर रहे हो, जितना भी कंजप्शन कर रहे हो ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम पे, वो आपका ऑटोनॉमस कंजप्शन होता है, जिसको आप सी बार से डिनोट करते हो, ठीक है। इन्वेस्टमेंट का केस देखो, इन्वेस्टमेंट आपको टेबल में दिख रहा होगा कि हमेशा सेम है, 20-20-20-20, ठीक है। तो ऐसा क्यों है, यहाँ पे हमने एज्यूम करा है कि हमारा इन्वेस्टमेंट जो है वो ऑटोनॉमस रहने वाला है। बेसिकली आपका इन्वेस्टमेंट जो होता है वो भी आपका 2 टाइप्स का होता है, इंड्यूस्ड, जो कि आपका इनकम जैसे जैसे इंक्रीज़ होता है वैसे वैसे इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज़ होता है, और दूसरा ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। तो इस केस में इन्वेस्टमेंट जो है वो ऑटोनॉमस ही रहने वाला है, हमेशा सेम रहने वाला है। इसको आप एक एग्जांपल लेके भी समझ सकते हो, क्या कैसा एग्जांपल, जैसे सपोज़ आप कोई फर्म चला रहे हो, और उस फर्म का जो बिल्डिंग है वहाँ के लिए आप पर मंथ रेंट पे करते हो, ठीक है। तो आपका इनकम हो या ना हो, रेंट तो आपको 20 का ही देना है ना, हमेशा 20 करोड़ 20 करोड़ 20 करोड़, या फिर 20 करोड़ ज़्यादा हो गया 1000, ठीक है। तो हमेशा आपको रेंट तो उतना पे करना ही पड़ेगा, चाहे आपका प्रोडक्शन बहुत सारा हो, प्रॉफिट बहुत सारा हो, या कुछ भी नहीं हो। तो इस तरीके से आप ले सकते हो, समझ सकते हो कि इन्वेस्टमेंट हमारा क्यों कांस्टेंट है, ठीक है। एडी का फॉर्मूला होता है सी प्लस आई, तो आपने यहाँ पे सी और आई को 40 + 20 करा, 60, 120 + 20 140, 200 + 20 220, इस तरीके से आपने एडी को फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा इनकम आपकी जैसे जैसे इंक्रीज़ हो रही है, कंजप्शन भी वैसे वैसे इंक्रीज़ हो रहा है, इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट रहने वाला है, एडी को आपने फाइंड किया है सी प्लस आई के थ्रू, ठीक है। इनकम जिस रेशो से आपका इंक्रीज़ होता है, हमेशा एक चीज़ याद रखना, देखो इनकम और कंजप्शन दोनों इंक्रीज़ होगा, जैसे जैसे इनकम इंक्रीज़ होगा वैसे वैसे कंजप्शन, लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है जिस रेशो से इनकम इंक्रीज़ होगा सेम उसी रेशो से कभी भी कंजप्शन इंक्रीज़ नहीं होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा आपका 100 से इनकम इंक्रीज़ हो रहा है, तो कंजप्शन उससे कम में ही होगा, उससे ज़्यादा पे नहीं होगा, ठीक है। बंदे की इनकम 0 थी, वो 40 का कंज्यूम कर रहा था, बंदे की इनकम इंक्रीज़ होकर 100 हो गई, अब वो 120 का कंज्यूम कर रहा है। भाई बिज़नेस सेटअप किया, आप कुछ भी नहीं कमा रहे थे, आपको 40 रुपीज़ खर्च करने पड़े, ठीक है। 100 रुपये इनकम आने लगी, लेकिन फिर भी अभी 120 का खर्चा है, ठीक है। फिर 200 का इनकम हो रहा है, तो खर्चा भी, कंजप्शन भी आप 200 का ही कर रहे हो। फिर अब भाई एक पॉइंट आ गया है कि हम सेविंग का सोचेंगे, तो इनकम आपकी 300 हुई, तो आप 280 का कंज्यूम कर रहे हो, फिर 400 हुआ तो 360। तो एक चीज़ आपने देख ली होगी कि इनकम जिस रेशो से इंक्रीज़ हो रहा है, कंजप्शन उससे कम रेशो से इंक्रीज़ हो रहा है। हाँ, वो बात है कि दोनों ही इंक्रीज़ हो रहे हैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट का हमने देख ही लिया, ऑटोनॉमस रहने वाला है। एग्रीगेट डिमांड आपको समझ ही आ गया कि सी प्लस आई होगा, ठीक है। तो ये तो शेड्यूल क्लियर हो गया। अब ग्राफ पे आ जाओ, ग्राफ पे देखो, एक्स एक्सिस पे आपका इनकम दे रखा है, ठीक है। वाई एक्सिस पे आपका एग्रीगेट डिमांड या फिर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बोल दो, दोनों तो सेम ही है ना, वो दे रखा है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट की लाइन आपकी दिख रही होगी जो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, क्योंकि यहाँ पे पैरेलल क्यों है, क्योंकि सेम ही है, 20-20-20-20, ठीक है, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद ओरिजिन से, ओ पॉइंट से एस पॉइंट, एस पॉइंट क्या डिनोट कर रहा है आपका, एस पॉइंट जो है वो आपका कंजप्शन डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो 0 से लेके एस तक के बीच का जो भी डिस्टेंस है वो आपका क्या है, ऑटोनॉमस
कंजप्शन विच इज़ डिनोटेड बाय सी बार, ठीक है, क्योंकि ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम पर आप इतना कंज्यूम कर रहे हो, इसलिए ये आपका सी बार से डिनोट किया गया है, ठीक है। उसके बाद ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम पे आपका एग्रीगेट डिमांड कितना था, 60 का था, ठीक है, विच इज़ डिनोटेड बाय टी, ग्राफ में टी से रिप्रेजेंट किया गया एग्रीगेट डिमांड के कर्व को, ठीक है। तो देखो इन्वेस्टमेंट का लाइन पैरेलल क्यों है, ये समझ आ गया, क्योंकि यहाँ पे हमारा ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है, कांस्टेंट है, वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। कंजप्शन का कर्व आपका क्या है, धीरे धीरे आपका जैसे जैसे इनकम इंक्रीज़ होता गया वैसे वैसे कंजप्शन भी हमारा इंक्रीज़ हो गया। उसके बाद आता है एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड भी ऑब्वियस चीज़ है, जैसे जैसे हमारा कंजप्शन इंक्रीज़ हो रहा है, इनकम इंक्रीज़ हो रहा है, वैसे वैसे एग्रीगेट डिमांड भी इंक्रीज़ हो रही है। लेकिन एक चीज़ है, आपको देखो सी और ए डी के बीच में, कंजप्शन और एग्रीगेट डिमांड के बीच में हमेशा सेम रेशियो का डिस्टेंस है, ठीक है, सेम अमाउंट सेम डिस्टेंस है। इसीलिए कंजप्शन की लाइन जो है आपका, ये जो ग्राफ में कंजप्शन है वो हमेशा एग्रीगेट डिमांड जो है उसके पैरेलल रहने वाला है, ठीक है, कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि इनके बीच में अभी देखो फॉर्मूला क्या है, ए डी इज इक्वल्स टू सी प्लस आई, सेम लेवल आई जो है आप सेम अमाउंट 20 ही हमेशा ऐड कर रहे हो, ना ज़्यादा ना कम, इस वजह से एग्रीगेट डिमांड जो है वो कंजप्शन के हमेशा पैरेलल रहेगी, ठीक है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में अगर आप देखेंगे तो आपको दिख रहा है यहाँ पे कि एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला क्या हो गया आपका, यहाँ पे सी प्लस आई, कंजप्शन और कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट को ऐड करोगे, फिर उसके बाद है आपका पॉजिटिव कंजप्शन इवन व्हेन इनकम लेवल इज ज़ीरो। हमारा कंजप्शन कभी भी नेगेटिव में नहीं जाता, भले ही हमारी इनकम ज़ीरो क्यों ना हो, ठीक है। आपको शेड्यूल में भी दिख रहा है कि ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम पे आपका कंजप्शन क्या है, 40, ठीक है। स्लोप ऑफ कंजप्शन कर्व की अगर हम बात करें तो स्लोप जो है कंजप्शन कर्व का वो हमेशा अपवर्ड रहेगा, ठीक है। अपवर्ड क्यों रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज़ होगी वैसे वैसे आपका कंजप्शन भी यहाँ पर इंक्रीज़ होता जाएगा, ठीक है। स्लोप ऑफ ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट कर्व की बात करें तो वो आपको पता चल गया है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस ही रहने वाला है, क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो हमेशा कांस्टेंट था। उसके बाद स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ए डी कर्व, ठीक है, या सी आई की बात करो तो वो आपको दिख रहा है कि ए डी इज इक्वल्स टू सी प्लस आई होता है ना। उसके बाद है आपका स्लोप ऑफ ए डी कर्व, तो उसके बारे में भी आपको पता चल गया कि जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज़ हो रही है ए डी कर्व भी पॉजिटिव स्लोप है, क्योंकि जैसे जैसे इनकम इंक्रीज़ हो रही है वैसे वैसे एग्रीगेट डिमांड भी इंक्रीज़ होता रहेगा, और ए डी कर्व हमेशा कंजप्शन एक्सपेंडिचर के पैरेलल रहने वाला है। क्यों रहने वाला है वो चीज़ आपको समझ आ गई होगी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो है आपका ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, हमेशा कांस्टेंट है। होपफुली आपको एग्रीगेट डिमांड का मीनिंग, उसके कंपोनेंट्स और उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और टैबुलर रिप्रेजेंटेशन समझ आ गया होगा। कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।